हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखे थे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। जितने भी आपने क्वेश्चंस लिखे थे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए, पूरे जितने भी आपने क्वेश्चंस लिखे थे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो में आपके लिए रखे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि फर्म की कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत कुल लागत क्या है, यही आपने क्वेश्चन दिया था। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि स्थिर तथा परिवर्ती लागतों में सम्मिलित करते हैं हमें एक फर्म की कुल लागत प्राप्त होती है। जब हम स्थिर तथा परिवर्ती लागतों को सम्मिलित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फर्म की कुल लागत प्राप्त होती है। और कुल लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल स्थिर लागत। ठीक है, निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फर्म को परिवर्ती आगतों में से अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत में भी वृद्धि होती है। और इसके बाद आपको इस तरह से लिखना है। देखिए, ये मैं बता रही हूँ अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपने पूछा था वही क्वेश्चंस के आंसर मैं लेके आई हूँ। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और आपको क्या करना है, आपको भी मुझसे एक वादा करना है कि 2023 में यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ इस बार लाना ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। फिर देखिए, आपको अर्थात इस तरह से लिख देना है और फिर इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है। आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी होगी कुल लागत। ठीक है, और फिर इसमें आपको लिखना होगा यह किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग है। और इसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी कुल स्थिर लागत। और फिर इसमें आपको लिखना होगा यह उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है अपितु स्थिर रहती है। ठीक है, फिर आपको देखिए हेडिंग डालनी होगी कि कुल परिवर्ती लागत। और फिर इसमें आपको लिखना होगा कि यह उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ती है तथा उत्पादन की मात्रा कम होने पर कम होती है। उन्हीं को हम कहते हैं कुल परिवर्ती लागत। समझ आ गया? अब देखिए, जो आपने अगला प्रश्न उसमें लिखा था वो था कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इस तरह से आपने मुझसे प्रश्न पूछा था। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित है। और फिर इसके बाद आपको ब्लैक पेन से इस तरह से हेडिंग डालनी होगी कि वस्तु का मूल्य। पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख देना है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि वस्तु का मूल्य, ये आपको हेडिंग डालनी है। फिर इसके अंदर आपको लिखना होगा कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा कि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। समझ आ गया इतना? फिर देखिए, आपको जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको डालनी होगी कि रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। ओके, और फिर इसमें आपको लिखना होगा यदि उपभोक्ताओं की रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। और इसके बाद आपको इसके आगे लिखना होगा कि इसके विपरीत वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है। ठीक है, ये हेडिंग डालकर आपको क्या लिखना होगा कि विपरीत वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है। समझ आ गया? इस तरह से आपको लिखना होगा। फिर इसके आगे आपको लिखना होगा कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, मुद्रा की
मात्रा में परिवर्तन, ये आपको ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी होगी। फिर इसमें आपको लिखना होगा जब देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर ऊंचा हो जाता है और वस्तुओं की औसत मांग कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर देखिए आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी होगी आय में परिवर्तन। ठीक है, आय में परिवर्तन, और इसमें आपको लिखना होगा कि सामान्यतः लोगों की आय में वृद्धि हो जाने से मांग में वृद्धि हो जाती है और आय कम हो जाने पर मांग में कमी आ जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर देखिए आपको हेडिंग डालनी होगी जनसंख्या में परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन, और फिर इसमें आप लिखोगे यदि देश में जनसंख्या बढ़ती है तो कीमतों के अपरिवर्तित रहने पर भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, इसके विपरीत जनसंख्या में कमी होने पर वस्तुओं की मांग घट जाती है। समझ आ गया? इसमें आपको क्या लिखना है, यदि देश में जनसंख्या बढ़ती है तो कीमतों के अपरिवर्तित रहने पर भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जनसंख्या में कमी होने पर वस्तुओं की मांग घट जाती है। समझ आ गया? फिर देखिए आपने जो अगला क्वेश्चन आस्क किया था वो है मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारणों को लिखिए, यानी कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखो आपको इनका आंसर किस तरह से देना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हेडिंग डालनी होगी वस्तु की प्रकृति, और इसके अंदर आपको लिखना होगा कि सामान्यतः अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि इन आवश्यकताओं को अधिक समय तक असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें लिखना होगा। फिर देखिए आपको जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको डालनी होगी कि वस्तु की कीमत। ठीक है, वस्तु की कीमत, और फिर इसमें आपको लिखना होगा प्रायः जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। ठीक है, प्रायः जिन वस्तुओं की मांग ऊंची होती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी की होती है, यानी जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी की होती है उनकी मांग की लोच सामान्य होती है। समझ आ गया? फिर देखो आपको जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको डालनी होगी आय समूह। ओके, आय समूह, और इसमें आपको लिखना होगा कि मांग की लोच इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेता आय के किस समूह अथवा वर्ग में आता है। प्रायः समृद्ध वर्ग, यानी समृद्ध वर्ग धनी वर्ग। ठीक है, प्रायः समृद्ध वर्ग के लिए वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। इतना समझ आ गया? फिर देखो आपको अगली हेडिंग डालनी होगी धन के वितरण का प्रभाव। ओके, अगली हेडिंग आपको क्या डालनी होगी, धन के वितरण का प्रभाव, और फिर इसमें आपको लिखना होगा कि वितरण का मांग की लोच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर टॉजिक का कथन है कि सामान्यतः समाज में धन का असमान वितरण होने पर मांग की लोच बेलोचदार होती है और धन के समान वितरण के साथ लोचदार हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया? दोबारा से देख लो, धन के वितरण का मांग की लोच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर टॉजिक का कथन है कि सामान्यतः समाज में धन का असमान वितरण होने पर मांग की लोच बेलोचदार होती है और धन के समान वितरण के साथ लोचदार हो जाती है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, यानी मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारणों को आपको इस तरह से बताना है। समझ आ गया? फिर देखिए जो आपका अगला प्रश्न था वो आपने पूछा था कि बजट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यही था कि बजट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपको बता रही हूँ 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और जो भी आपसे क्वेश्चन, जिसके भी क्वेश्चन के आंसर आपसे ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर देखिए आपको क्या करना है, बजट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी बजट। ठीक है, इस तरह से आपको हेडिंग डालनी होगी बजट, और फिर इसमें आपको लिखना होगा कि बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है
जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा होता है। इसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति सम्मिलित रहती है टेलर के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार फिर आप लिखोगे कि उन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी है। टेलर के अनुसार बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के अनुमान तथा बजट कार्य के प्रस्तावित व्ययों के अनुमान साथ साथ प्रदान करता है। ठीक है, अनुमान साथ साथ प्रदान करता है। इस तरह से जो टेलर है उन्होंने इसकी डेफिनेशन को दिया है, बजट की डेफिनेशन को बताया है। ठीक है, फिर देखिए आपको हेडिंग डालनी होगी बजट के संघटक। ओके, और फिर इसमें आपको लिखना होगा कि बजट के 2 प्रमुख संघटक हैं, कौन कौन से। पहला है बजट प्राप्तियां और दूसरा होता है बजट व्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट प्राप्तियां हम किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो बजट प्राप्तियों से आशय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी मौद्रिक साधनों से प्राप्त मौद्रिक आय से है। ठीक है, इसे हम कहेंगे बजट प्राप्तियां। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो है बजट व्यय। ओके, अब हम देखें कि बजट व्यय हम किसे कहेंगे। तो बजट व्यय से आशय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित व्यय से है। ओके, बजट व्यय से आशय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित व्यय से है। बजट व्यय 2 भागों में बांटा जाता है। जो आपका बजट व्यय है वो 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। तो पहले हम देखेंगे कि राजस्व व्यय हम किसे कहेंगे। ठीक है, राजस्व व्यय किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो आपको इस तरह से हेडिंग डालनी होगी कि राजस्व व्यय, और फिर इसमें आपको लिखना होगा कि राजस्व व्यय सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। राजस्व व्यय सरकार की देयताओं को कम नहीं करते। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आपको देना होगा कि बजट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर देखिए जो आपका अगला प्रश्न था वो आपने पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रतिबंधित लिखा है। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से दोगे। देखिए प्रतिबंधित कार्यों का मतलब होता है यानी बैंक जिन कार्यों को नहीं करता उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिबंधित कार्य। तो इस तरह से आपको हेडिंग डाली होगी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य, और फिर इसमें आपको एक लाइन लिख देनी होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य निम्नलिखित है, और फिर इसके आगे आप लिखोगे कि रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक जो है वो जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता, और रिजर्व बैंक कोई भी व्यवसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। ठीक है, यानी जिन कार्यों को बैंक नहीं कर सकता उन्हीं को हम कहेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जिन कार्यों को नहीं कर सकता है उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिबंधित कार्य। ठीक है, तो क्या क्या नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता, और रिजर्व बैंक कोई भी व्यवसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिख देना है बैंक किसी बैंक या कंपनी से अंश नहीं खरीद सकता और ना ही ऐसे अंशों की जमानत पर ऋण दे सकता है। ठीक है, तो ये कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं कर सकता। यही हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य। समझ आ गया। फिर देखिए आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने आस्क किया था वो है कि 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। यही प्रश्न आपने पूछा था।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। जो भी आप पूछोगे, जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, जो भी आपको पूछना हो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ किस तरह स्कोर करना है, ये पर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और गाइस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को आप शेयर करें। कोई भी सब्जेक्ट की आपको मतलब वीडियो चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे। जितने भी वीडियोस होंगी हम सारी वीडियोस आपके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ओके। जितना भी आप बोलते हो सारा काम हम करते, तो थोड़ी हेल्प आपको भी हमारी करनी होगी। आपको इतना करना है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ओके। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ, ठीक है। विश्वव्यापी महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ, जो लगभग 1933 तक जारी रहा, ठीक है। जो लगभग कब तक जारी रहा, 1933 तक जारी रहा। इस अवधि में यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन एवं रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इस मंदी का प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से, ठीक है, 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई। और फिर इसके आगे आपको लिखना होगा, और सकल उत्पादन में लगभग 30% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था के कार्यकरण के संबंध में नए सिरे से सोचने को विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है कि 1929 की महामंदी का वर्णन आपको इस तरह से करना है। समझ आ गया। फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपने पूछा था कि एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। यही क्वेश्चन आपने पूछा था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि उत्पादन की अन्य आगतों को स्थिर रखते हुए एक परिवर्तनशील आगत की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे ही हम सीमांत उत्पाद कहते हैं, ओके। फिर देखो इसके आगे आपको लिखना होगा कि सीमांत उत्पाद की निम्नलिखित सूत्र के अनुसार भी गणना की जा सकती है। वो फॉर्मूला आपका कौन सा है, MP बराबर डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TP यहाँ पर क्या है, कुल उत्पादन में परिवर्तन, और डेल्टा L यहाँ पर क्या है, परिवर्तनशील लागत यानी मानव श्रम की इकाइयों में परिवर्तन। तो इस तरह से इसका आपको आंसर देना कि एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। समझ आ गया। फिर देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपने पूछा था कि राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए, यही प्रश्न आपने पूछा था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय संगणना की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहले आपको इस लाइन को लिख देना है। फिर इसकी विधियां कौन कौन सी है, पहली है उत्पादन प्रणाली, दूसरी है आय प्रणाली, तीसरी हो जाएगी मिश्रित प्रणाली और चौथी हो जाएगी व्यय प्रणाली। तो पहले फिर आपको क्या करना है, जो पहली आपकी प्रणाली दी गई है उत्पादन प्रणाली, आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है कि उत्पादन प्रणाली, ठीक है। और फिर देखिए इसमें आपको लिखना होगा कि यह प्रणाली राष्ट्रीय आय को उत्पादन की दृष्टि से देखती है। इसे वस्तु सेवा प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में देश के समस्त उद्योगों, कृषि तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों की कुल उपज का मूल्य चालू कीमतों पर निकाला जाता है और इसमें से चल व अचल प्रतिस्थापन घटाकर जो शुद्ध उत्पत्ति बचती है वही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय होती है। इतना आपको जो उत्पादन प्रणाली आप हेडिंग डालोगे उसमें आपको इतना लिख देना है, ओके। समझ आ गया। फिर देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है
कि साख गुणक क्या है। ओके, तो देखिए साख गुणक क्या है। साख गुणक बैंक की जमाओं पर नगद कोष, ठीक है, साख गुणक बैंक की जमाओं पर नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रम होता है। साख गुणक यह बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख का सृजन कर सकती है। ओके, साख गुणक क्या करता है, साख गुणक यह बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख का सृजन कर सकती है। ओके, फिर देखिए आपको इस तरह से लिख देना है कि साख गुणक बराबर 1/, जमाओ पर नगद कोष अनुपात। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर कि साख गुणक क्या है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, और किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।